दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है बुधवार 23 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि जनवरी या फिर फरवरी में बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। जी हां, बाद में एग्जाम आयोजित किया जाएगा। निशंक ने कहा है कि 15 फरवरी से मार्च मध्य तक यानी कि मार्च बीच तक परीक्षा होती थी। जो परिस्थितियां हैं जनवरी फरवरी में ये परीक्षा संभव नहीं है। जी उन्होंने कहा है कि फरवरी के बाद हम परीक्षा कब कराएंगे इस पर हमें और विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्वतखोर अफसर मानने को तैयार नहीं है। जहां इस वक्त एक बड़ी खबर पूर्णिया जिला से सामने आ रही है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर झा को 1.5 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जी हां, निगरानी विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर झा ने किसी काम को लेकर 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी सूचना एक व्यक्ति के द्वारा विजिलेंस की टीम को दी गई, जिसके बाद टीम ने आरोपी जिला कृषि पदाधिकारी के ऊपर नजर रखनी शुरू की। दोस्तों शादी और धर्म परिवर्तन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। जी हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला अपनी पसंद से शादी और धर्म परिवर्तन का फैसला करती है और फिर पिता के घर नहीं जाती है तो फिर इसमें दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। जी हां, लाइव लॉ की वेबसाइट के मुताबिक हाईकोर्ट ने यह बातें सोमवार को एक केस की सुनवाई के दौरान कही है। दोस्तों देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव आज भी विकास की बाट जोड़ रहा है। जी हां, जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर स्थित जीरादोई गांव में वैसा विकास नहीं हुआ है जिस तरीके का होना चाहिए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी सांसदों के द्वारा एक एक गांव को गोद लेने के आग्रह पर यहां के तत्कालीन बीजेपी सांसद ओम प्रकाश यादव ने जीरादोई गांव को गोद भी लिया था। जी हां, लेकिन गांव में कुछ खास विकास देखने को नहीं मिलता है। जी हां, जीरादोई के लोगों का कहना है कि यह देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गांव है। जी हां, उसके बाद बीजेपी के सांसद ओम प्रकाश यादव ने गांव को गोद ले रखा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि गांव का विकास होगा, लेकिन गांव में कुछ खास विकास देखने को नहीं मिल रहा है। जहां ग्रामीणों का कहना है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति का गांव होने के चलते इस गांव में कुछ विकास पहले भी हुआ था, लेकिन बीजेपी सांसद के गोद लेने के बाद जो विकास होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दोस्तों कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उनका फोकस सबका साथ सबका विकास की बात पर जोर देने में रहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई बार इस बात का भी जिक्र किया कि उनकी सरकार मजहबी भेदभाव से ऊपर उठकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे ना छूटे, सभी को आगे बढ़ाने के समान अवसर मिले, सभी अपने सपने पूरे करें। पीएम मोदी ने कहा कि पहले मुस्लिम बेटियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, जो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये मंत्र मूल आधार है। देश की नीयत और नीतियों में यही संकल्प झलकता है। आज देश जो योजना बना रही है वो बिना किसी मत मजहब के भेद के हर वर्ग तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि बिना भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले हैं। बिना भेदभाव 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के घर दिए गए। बिना भेदभाव 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेक विभाग, दर्जनों हॉस्टल, हजारों टीचर छात्रों के बीच एक मिनी इंडिया नजर आता है। यहां एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो फिर संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती है।
दोस्तों, अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में है तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी को लेकर एक बार फिर से सावधान किया है। जी हां, बैंक ने ट्वीट करके कहा है कि जालसाज सोशल मीडिया पर फर्जी या फिर भ्रामक मैसेज भेज रहे हैं। ये मैसेज देखने में एसबीआई की ओर से आए हुए लगते हैं, लेकिन ये फर्जी है, इनसे बचकर रहें। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो फिर आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। जी हां, एसबीआई ने अपने ट्वीट में कहा है कि हम ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे सोशल मीडिया पर एसबीआई की ओर से फेक या फिर धार्मिक मैसेज से सतर्क रहें। साइबर क्रिमिनल अक्सर लोगों को ठगने के लिए लोगों को बैंक या फिर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नाम से लिंक भेजते हैं। अगर आपको एसबीआई के नाम से कोई फेक ईमेल मिलता है तो फिर आप उसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर रिपोर्ट करें। जी बैंक के मुताबिक इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट www.onlinesbi.sbi है। इसके अलावा किसी अन्य साइट पर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के लिए विजिट ना करें। दोस्तों, आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर यह है कि बिहार के 3 जज को बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीनों जज होटल में लड़कियों के साथ अपमानजनक हालात में पकड़े गए थे। जी हां, बिहार में 3 जजों की बर्खास्तगी पर बिहार सरकार ने मोहर लगा दी है। जी हां, बिहार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक समस्तीपुर परिवार न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिनिवास गुप्ता, अररिया जिला न्यायाधीश जितेंद्र नाथ सिंह और अररिया के अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमल राम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी निचली अदालत के न्यायाधीश हैं। आपको बता दें कि जिन 3 न्यायिक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है उन्हें पुलिस छापेमारी में नेपाल के एक होटल में महिलाओं के साथ अपमानजनक हालत में पकड़ा गया था। जी हां, घटना 26 जनवरी 2013 की है। न्यायिक अधिकारी होने के कारण यानी कि जज होने के कारण नेपाल पुलिस ने तीनों को छोड़ दिया था। ये सभी विराटनगर स्थित पार्क में मेट्रो गेस्ट हाउस के अलग अलग कमरों में ठहरे थे। दोस्तों, बिहार में पढ़ाई कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य में ग्रेजुएशन कर रही लड़कियों को बिहार सरकार की ओर से 25,000 रुपए दिए जाएंगे। जी हां, खबर के मुताबिक महिला विद्यार्थी को प्रोत्साहन देने के लिए नीतीश सरकार की ओर से हर साल लड़कियों को आर्थिक मदद के लिए यह धनराशि दी जाती है। अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जी हां, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ उस लड़की को मिलेगा जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। जी हां, साथ ही साथ उसे बिहार का अस्थायी निवासी भी होना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक कोर्स की रसीद, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। आप edudbt.bih.nic पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां आवेदन करने से पहले इस वेबसाइट पर जाकर पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लें। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे ही बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा होते हैं, लेकिन कैमूर जिले में एक माँ बाप अपने ही बेटे के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंच गए, जहां बुजुर्ग माँ बाप एसपी से अपने घर को बचाने की गुहार लगा रहे थे। दरअसल कैमूर जिले के बिलाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंधी गांव में राजेंद्र पाठक अपने बड़े बेटे के हरकतों से तंग आकर एसपी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि बड़ा बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में ही मुर्गा और शराब का पार्टी करता है। जब हम उसका विरोध करते हैं तो फिर वो लोग मारने दौड़ते हैं। जहां बड़े बेटे द्वारा बाप दादा की सारी संपत्ति औने पौने दाम पर बेच दी गई और अब घर बेचने की तैयारी में जुटा है। जहां अगर घर बेच देगा तो फिर हम लोग कहां रहेंगे, बुढ़ापा कैसे गुजर होगा। अपने घर को बचाने के लिए आज एसपी साहब के पास आए हैं ताकि मुझे न्याय मिले। वहीं उनकी पत्नी आशा देवी बताती है कि बड़ा बेटा सारी संपत्ति बेच डाला और अब घर बेच रहा है, छोटा बेटा को भी मारने की धमकी दे रहा है। हम लोग जब भी विरोध कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को मारता पीटता है। हम चाहते हैं कि वे घर ना बेचे। दोस्तों, बिहार में बाल हृदय योजना जनवरी से लागू होगा। जी हां, दिल में छेद के साथ जन्मे बच्चे के इलाज पर आने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। जी हां, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मंजूरी मिल गई है। जी हां, बाल हृदय योजना जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया है। फिलहाल अहमदाबाद के 2 बड़े अस्पतालों से करार करने को लेकर विभाग विचार मंथन में जुटा हुआ है। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि जनवरी से बाल हृदय योजना लागू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। पटना में IGIMS में योजना के तहत बच्चों का इलाज होगा। स्वास्थ्य विभाग अहमदाबाद में भी बच्चों को इलाज की सुविधा देने पर काम कर रहा है।
बिहार में कोरोना का कहर अब भी लगातार जारी है, जहां आज स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से ताजा आंकड़े जारी किए हैं। अपडेट के अनुसार राज्य में कोरोना के 497 नए मरीज मिले हैं, जहां इनमें सबसे अधिक मरीजों की संख्या वही पटना जिले से ही है, जहां 165 नए मरीज मिले हैं। वही अन्य जिलों की बात कर तो फिर बेगूसराय में 23, भागलपुर में 12, गया में 14, कैमूर में 25, मुजफ्फरपुर में 36, नालंदा में 18, सारण में 18 और फिर वैशाली में 14 मरीज मिले हैं। वही सहरसा में 3, नवादा में 2, मुंगेर में 9, कटिहार में 5 और बक्सर में 2 मरीज मिले हैं। जहां बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 5311। आरजेडी के नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कोई राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा कर रहा है, तो कोई बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाने की वजह कांग्रेस को बता रहे हैं। जी हां, ऐसे बयानों से नाराज कांग्रेस की सब्र का बांध अब टूटने लगा है। जी हां, पार्टी के प्रवक्ता हरखू झा ने आरजेडी को चेतावनी दी है कि अगर लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं के बयान पर रोक नहीं लगाए तो फिर गठबंधन धर्म संकट में पड़ सकता है। जी हां, आरजेडी नेताओं के जुबानी हमलों से कांग्रेस लगातार आहत हो रही है। पहले शिवानंद तिवारी ने पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के ही नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। जी सुधाकर सिंह ने बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, आरजेडी के कई पूर्व विधायकों ने तो कांग्रेस के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जी आरजेडी के जुबानी हमलों से घायल हो रहे कांग्रेस ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी पार्टी के प्रवक्ता हरखू झा ने आरजेडी को गठबंधन तोड़ने की चेतावनी दे डाली है। जी हरखू झा ने कहा है कि हम लोगों पर सवाल उठाने से पहले आरजेडी को खुद किए गिरेबा में झांकना चाहिए। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। जी आयोग के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों के लिए चुनाव होंगे। इनमें मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और फिर जिला परिषद सदस्यों के पद शामिल है। राज्य में यानी कि बिहार में 8387 ग्राम पंचायतों के मुखिया पदों के लिए आम चुनाव कराए जाएंगे। वहीं 8387 सरपंच पदों के लिए भी चुनाव होंगे, जबकि वार्ड सदस्य के 1,14,667 पदों और फिर पंच के 1,14,667 पदों के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे। जहां पंचायत समिति के 11,491 और फिर जिला परिषद सदस्य के 1161 पदों के चयन के लिए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहां बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर 700 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया है, जबकि विधानसभा आम चुनाव में 1000 मतदाताओं पर एक बूथ गठित था। जहां राज्य निर्वाचन आयोग बिहार ने ग्रामीण इलाकों में होने वाले इस चुनाव को लेकर बूथों के गठन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। ईवीएम से आम चुनाव कराए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जहां विभाग ने ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर सैद्धांतिक सहमति दे दी है और फिर इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ राजभवन मार्च कर रही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव समेत अन्य समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान पार्टी के कई नेताओं को चोटें आई। आपको बता दूं कि अनिश्चितकालीन धरना स्थल बड़ी पहाड़ी बाईपास से राजभवन कूच करने से पहले ही पुलिस ने धरना स्थल को घेर लिया और फिर आगे बढ़ने से रोक लिया। लाठीचार्ज से पहले पुलिस ने पहले वाटर कैनन का प्रयोग करके भीड़ को खत्म करने का प्रयास किया। मार्च का नेतृत्व कर रहे पप्पू यादव ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करना सभी नागरिकों का मूल अधिकार है। आज प्रशासन हमें अपने मूल अधिकारों से वंचित कर रहा है। आज देश का अन्नदाता खतरे में है। हम किसी तानाशाह के रोकने से नहीं रुकेंगे। हम ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे और फिर लड़कर जीतेंगे। लाठीचार्ज की निंदा करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। मैं इस लाठीचार्ज की घोर निंदा करता हूं। जनता इस पुलिसिया कार्रवाई का जवाब अवश्य देगी। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि जन अधिकार पार्टी किसानों के समर्थन में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। दोस्तों, सबसे बुरा साल 2020 अब अलविदा होने जा रहा है। जहां इस साल के गर्भ से जनसंहार का ऐसा दानव निकला जिसने दुनिया में लाखों लोगों का जीवन छीन लिया। जी हम बात करें कोरोना की। यह बिहार में भी 1337 लोग इसका शिकार हो चुके हैं। 2020 को एक डरावना सपने की तरह याद किया जाएगा। कोरोना के प्रकोप से राजनीति भी प्रभावित हुआ। कोरोना काल में देश का पहला विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ। नीतीश कुमार को फायदे की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने समय पर चुनाव का समर्थन किया। राजद को नुकसान की आशंका
आशंका थी, इसलिए वह चुनाव टालने के पक्ष में था। लेकिन जब चुनाव हुए तो फिर नतीजे उल्टे निकले। जी हां, राजद बिहार में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। नीतीश कुमार बमुश्किल सीएम तो बने, लेकिन जदयू को बहुत नुकसान हुआ। वह दूसरे से तीसरे स्थान पर फिसल गया। भाजपा एक अंक छिड़ककर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। जी हां, लोजपा का अध्यक्ष बनने के बाद चिराग पासवान का यह पहला चुनाव था। जी हां, उन्होंने नीतीश कुमार को तो जरूर नुकसान पहुंचाया, लेकिन अपना बेड़ा गर्क कर बैठा। जी हां, बिहार में अरसे बाद वाम दलों की ताकत बढ़ी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से अलविदा कह गए। जी हां, पूरे देश में इसके लिए मातम छाया रहा। यह राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बना हुआ था। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां बिहार के 5 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। जी, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा में 5 अफसरों का तबादला किया गया है। जी, इन अफसरों को हाल ही में प्रमोशन मिला था। उन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा पदोन्नति मिली थी। जी, इनके अलावा बिहार प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इन अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित कर दिया गया है। दोस्तों, नीतीश सरकार ने अपने 20 लाख रोजगार के वादे को पूरा करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। 20 लाख रोजगार के तहत सरकारी पदों का प्रस्ताव जहां सभी विभाग तैयार करेंगे, वहीं गैर सरकारी पदों के सृजन के लिए सरकार एक नया विभाग बनाएगी। जी हां, राज्य में बनने वाले 45वें नए विभाग का नाम स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग होगा। जी हां, आपको बता दें कि मंत्रिमंडल सचिवालय ने नए विभाग का प्रारूप तैयार कर लिया है। अब इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष होगा। जी हां, राज्य सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 और फिर सुशासन के अन्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 15 दिसंबर को सैद्धांतिक सहमति दी थी। मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के साथ ही विभागों ने 20 लाख रोजगार सृजन के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि विभाग ने सरकारी पदों के गठन का प्रस्ताव समक्ष प्राधिकार को देंगे। इसी कड़ी में यह फैसला भी लिया गया है कि 20 लाख रोजगार के तहत जितने भी गैर सरकारी पद सृजित किए जाएंगे, उनके चयन की जिम्मेवारी नए विभाग की होगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई आरजेडी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में अगले साल यानी कि 2021 में मध्यावधि चुनाव होंगे। जी हां, तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तर्ज कसते हुए कहा कि मैं भी 2021 में चुनाव होने की भविष्यवाणी से पूरी तरीके से सहमत हूं, पर वह चुनाव नहीं बल्कि उपचुनाव होगा। 14 जनवरी तक इंतजार कीजिए और देखिए कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और फिर बिहार कांग्रेस को टैग करके लिखा है कि तेजस्वी यादव के 2021 में चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, पर वह चुनाव नहीं बल्कि उपचुनाव होगा। जी हां, अब जब आरजेडी के कई विधायक हमारे साथ आएंगे तो फिर उन सीटों पर चुनाव तो होंगे ही ना। 14 जनवरी तक इंतजार कीजिए और फिर देखिए कि किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। दोस्तों, चंद हफ्तों में कोरोना वैक्सीन आने की संभावना को देखते हुए एम्स पटना ने कोरोना संक्रमितों के अलावा अन्य रोगों के उपचार की तैयारियां शुरू कर दी है। जी हां, इसके तहत कोरोना संक्रमितों के लिए आईसीयू बेड की संख्या घटाकर 40 कर दी गई है। जी हां, 10 दिनों में धीरे धीरे कोरोना रोगियों की संख्या कम की जाएगी और अन्य रोगों से पीड़ित लोगों का उपचार शुरू किया जाएगा। पटना एम्स के कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि कोरोना अस्पताल घोषित होने के बाद से अन्य बीमारियों के गंभीर रोगियों का इलाज पूरी तरीके से बाधित हो गया था। जी वर्तमान में कोरोना संक्रमितों की संख्या के अनुपात में पीएमसीएच, एनएमसीएच जैसे अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं हैं। देश के कई हिस्सों में सर्दी और फिर कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है। जी हां, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अधिकांश हिस्सों में इन दिनों ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने भी कुछ राज्यों के लिए ठंड और फिर कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस कोहरे और फिर ठंड का प्रभाव रेलवे के संचालन पर भी पड़ा है। जैसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में 100 से अधिक ट्रेनों को 22 दिसंबर तक के लिए रद्द कर दिया है। कल दिल्ली, एनसीआर, यूपी और फिर बिहार समेत अन्य राज्यों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। ऐसे में रेल के साथ साथ हवाई और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। जी हां, रेलवे ने कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया तो फिर अधिकांश ट्रेनों को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है।
तेल कंपनियां अब हर सप्ताह एलपीजी सिलेंडर की कीमत में समीक्षा करेगी। जी हां, समीक्षा में सिलेंडर की कीमत घटाने या फिर बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक तेल कंपनियां इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। साथ ही वितरक के प्रबंधन भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमत माह में एक बार तय होती थी। जी हां, तेल कंपनियां के आधिकारिक सूत्र की माने तो फिर ये प्रावधान कंपनी को हो रहे घाटे को कम करने के लिए शुरू किया जा रहा है। जी हां, वैसे पिछले माह तक गैस की कीमत कम होती थी तो पूरे एक माह तक कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक सप्ताह के बाद ही उस पर काबू पाया जा सकता है। जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस माह 2 बार एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी है तो इसकी समीक्षा मंगलवार को हुई है। जैसे देखते हुए एलपीजी के वितरक का कहना है कि अब हर सप्ताह एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होगा। इसके कारण तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, सोनू सूद ने कोरोना काल में इतने लोगों की मदद की है कि उन सब लोगों के लिए वह किसी मसीहा से कम नहीं है। जी हां, सोनू सूद के प्रति अपना आभार जताने के लिए किसी ने अपने बच्चे का नाम उनके ऊपर रख लिया तो फिर किसी ने अपनी दुकान उनके नाम से खोल ली। जी हां, लेकिन तेलंगाना के एक गांव में लोगों ने सोनू सूद को भगवान के दर्जे पर बैठा दिया। जी हां, तेलंगाना राज्य के गांव डुब्बा टांडा के लोगों ने 47 साल के सोनू सूद के नाम पर एक मंदिर बनवाकर उन्हें सम्मानित किया। जी हां, गांव वालों ने इस मंदिर का निर्णय सिद्दीपेट जिला अधिकारियों की मदद से करवाया है। मंदिर का लोकार्पण मूर्तिकार और स्थानीय लोगों ने किया और सोनू सूद की आरती भी उन्होंने गाई। जी हां, सोनू सूद को लोगों को खूब प्यार मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पैंडेमिक के दौर में सोनू सूद ने कई लोगों की मदद की है। ऐसे में हमारे लिए ये हर्ष का विषय है कि हमने उनका मंदिर बनवाया। दोस्तों, 1 जनवरी से सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग जरूरी हो गया है। सरकार अब अपनी योजनाओं को इस तरीका बना रही है जिससे 1 जनवरी से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। जी हां, वहीं इस दौरान सरकार की प्लानिंग यह भी है कि टोल पर किसी तरीके का कैश लेन देन ना हो। वर्तमान में नेशनल हाईवे से जितने भी टोल इकट्ठा किए जाते हैं उनमें 80% टोल फास्टैग की मदद से आते हैं। ऐसे में अगर आप नए साल में बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो यह आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। दोस्तों, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से उनके परिजनों की कड़ी सुरक्षा में मुलाकात हुई। जहां दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर 18 घंटे के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति मिली थी। कोर्ट ने कहा था कि 6-6 घंटे के लिए पूर्व सांसद दिल्ली में कहीं भी मुलाकात कर सकते हैं। जी हां, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पिता 90 वर्षीय शेख मोहम्मद हबीबुल्लाह 19 सितंबर को इस दुनिया से अलविदा कह गया था। जी हां, शहाबुद्दीन ने सुपुर्द खाक की रस्म में शामिल होने के लिए पैरोल पर सिवान आने की अनुमति मांगी थी। कोरोना काल और फिर निधन के दूसरे और फिर तीसरे दिन अवकाश के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई जिससे विलंब हो गया, यानी कि देरी हो गया, इसलिए वे सुपुर्द खाक में शामिल नहीं हो पाए। दोस्तों, डाक विभाग अपने कोरोना काल में भी अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा प्रदान किया है। इस कारण डाक विभाग पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। जहां इस क्रम में डाक विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए डिजिटल पेमेंट के लिए डाक पे ऐप को लॉन्च किया है। जहां ऐप के माध्यम से कई सुविधा दी जा रही है। इसमें IPPB द्वारा दी जाने वाली डिजिटल वित्तीय और फिर सहायक बैंकिंग सेवाएं शामिल है। IPPB के प्रबंधक गोपाल कुमार ने बताया कि UPI सेवाओं के साथ नया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है। यह गूगल प्ले स्टोर से किसी भी IPB ग्राहकों द्वारा अब डाउनलोड किया जा सकता है। जैसे ग्राहकों को अब ऑनलाइन पैसे भेजने में सुविधा होगी। ऐप के माध्यम से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी, जैसे पैसा भेजना, QR कोड को स्कैन करने, दुकानों पर डिजिटल भुगतान करने में मदद मिलेगी। ब्रिटेन में कोरोना के नए रूप के तेजी से पांव पसारने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं सोमवार की रात लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे यात्रियों और चालकों दल के 5 सदस्यों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार की रात लंदन से 266 यात्रियों को लेकर एक विमान दिल्ली आया था। दिल्ली एयरपोर्ट में हुए जांच में ये यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर पर भेज दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से लौटे एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। व्यक्ति को चेन्नई के किंग्स इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया है जिसका इलाज चल रहा है।
पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और फिर बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। आज मुख्यमंत्री टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बनाते हुए कहा है कि वे राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल में कोई विकास नहीं होने के आरोप पर अमित शाह से कहा है कि आप गृह मंत्री हैं, आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अमित शाह कल झूठ का पुलिंदा बोला। उन्होंने दावा किया है कि हमारा राज्य उद्योग में शून्य है, लेकिन हम एमएसएम क्षेत्र में नंबर 1 हैं। उन्होंने दावा किया है कि हमने ग्रामीण इलाकों सड़कों का निर्माण नहीं किया, लेकिन हम उसमें नंबर 1 हैं। यह भारत सरकार का कहना है। जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी है, राजनीति के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। हम सीए का विरोध कर रहे हैं और जब यह कानून बना है, बीजेपी नागरिकों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकती है। उन्हें अपनी किस्मत खुद तय करने दें। हम सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ हैं। बंगाल में कमल खिलाने की कोशिश में लगे अमित शाह शनिवार और रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर राज्य में थे। उन्होंने दावा किया है कि भगवा दल 200 से ज्यादा सीटें हासिल करके अगली सरकार का गठन करेगा। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। जी हां, अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के लोग बदलाव के इच्छुक हैं, क्योंकि वे राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, उगाही और बांग्लादेशी घुसपैठ से छुटकारा पाना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो फिर कोई माटी का लाल ही मुख्यमंत्री बनेगा। जी हां, अमित शाह ने कथित बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा और फिर यही नहीं और दावा किया है कि सिर्फ भाजपा इसे रोक सकती है। दोस्तों, बिहार चुनाव में सफलता का स्वाद चखने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया है। यहां ओवैसी, शिवपाल यादव और राजभर की तिकड़ी ने एक साथ आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश यादव के सामने खड़ी हो गई है। जी हां, जहां एक और ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करेंगे तो राजभर अति पिछड़ा वर्ग के वोटों पर असर डाल सकते हैं। जी हां, जबकि शिवपाल सपा के मजबूत वोट बैंक यादव समुदाय पर चोट करेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव अकेले पड़ गए हैं। जी हां, दरअसल ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जन क्रांति पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी और फिर प्रेमचंद्र प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी ने भागीदारी संकल्पित मोर्चा के नाम पर एक नया गठबंधन तैयार किया है। जी ऐसे में शिवपाल यादव और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस गठबंधन में राजनीतिक एंट्री हो सकती है। इसके चलते यूपी में अखिलेश यादव के लिए गठबंधन के राजनीतिक विकल्प कम हो गए हैं। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले कुछ कर्मचारियों पर सीएम नीतीश कुमार की कड़ी कार्रवाई हुई है, जिससे राज्य के कुछ जिलों में हरकंप मचा हुआ है। साथ ही साथ सरकार ने इन कर्मचारियों का वेतन और मानदेय भी रोक दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में मुफ्त दवा वितरण की में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, साथ ही साथ आदेश जारी किया है कि इन कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 21 जिलों के चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर जिला मूल्यांकन एवं अनुश्रवण पदाधिकारियों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, और इनका वेतन भी रोक दिया गया है। साथ ही साथ इनसे तुरंत स्पष्टीकरण की मांग किया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहां तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।